हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दिवाइन आरएस अकेडमी पर। और बात करेंगे अपने राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। जितने जितनी बातें महत्वपूर्ण होती है एक क्वेश्चन को लेकर के, जहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे की पॉइंट मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ताकि किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। राजस्थान का जितना एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, उसमें से कितना प्रतिशत भाग ऐसा है जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, 69%, 71%, 79% या फिर 61%। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा कि राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी से होगा, 61%। ठीक है, अगर मैं पूरा लिखूं तो 61 पॉइंट आपको मिल सकता है 11%। ठीक है, 61.11% जो भूभाग है उसके ऊपर थार के मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थार के मरुस्थल को लेकर के और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए और आगे कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ का हो गया एक तो विस्तार 61.11%, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि थार के मरुस्थल के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितने जिले जो हैं वो आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसकी जो उत्पत्ति का अवशेष है, ठीक है, इसकी थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का अवशेष जो है वो किसको माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए और ये आपके जो है वो बन सकते हैं। तो जनसंख्या की बात करें सबसे पहले, तो थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है अपने 40%। ठीक है, 40% जो जनसंख्या है वो साथियों राजस्थान की थार के मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार बना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 40%। उसके बाद में बात करें जिलों की, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजस्थान के कितने जिलों को जो है वो मरु जिला कहा जाता है। राजस्थान के कितने जिलों को जो है वो मरु जिला जो है वो कहा जाता है। तो मरु जिला के अंतर्गत 12 जिलों को सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा है कि राजस्थान के कितने जिलों को जो है वो मरु जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले। ठीक है, तो उन जिलों की संख्या जो है वो है अपने पास में 12। फिर बात करें इसके अवशेष की। ठीक है, तो जो थार का मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है। थार का जो मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी से होगा, 61.11% इसके ऊपर थार के मरुस्थल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला के अंदर नागपाड़ जो है वो कहाँ पे स्थित है। अरावली श्रृंखला के अंतर्गत जो नागपाड़ है ये कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए देखिए, कुंभलगढ़ के उत्तर में, ऑप्शन बी सीकर के पश्चिम में, ऑप्शन सी पुष्कर के पश्चिम में, या फिर ऑप्शन डी है कि अजमेर के पश्चिम में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अरावली श्रृंखला के अंदर नागपाड़ कहाँ पर है। अगर बात करें नागपाड़ की, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नागपाड़ की। नागपाड़ जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर। 795 मीटर। अब देखिए, नागपाड़ से एक राजस्थान की नदी निकलती है और उस नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी। देखिए क्वेश्चन सीधा बनता है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से होता है, या फिर लूणी नदी जो है वो कहाँ से उद्गमित होती है। तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अपने नागपाड़। और नागपाड़ कहाँ पर है। नागपाड़ राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। ऊंचाई कितनी है, तो ये 795 मीटर है। अब देखिए बात करें अगर नागपाड़ या फिर अजमेर की, तो अजमेर जो जिला है साथियों ये है अपने मध्य राजस्थान का। क्योंकि अगर हम राजस्थान के मैप में देखते हैं तो जो अजमेर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल राजस्थान के मध्य के अंदर है।
ठीक है, यानी कि अजमेर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल राजस्थान के मध्य में है, इसलिए ये जो नागपाड़ है वो मध्य अरावली का हिस्सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा डी, यानी कि अजमेर के पश्चिम में, और नागपाड़ जो है ये है मध्य अरावली के अंदर। नागपाड़ जो है ये कहाँ पर है, ये है मध्य अरावली के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आपसे जिला पूछा तो हो जाएगा कौन सा, अजमेर जिले के पश्चिम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो डी से होगा, अजमेर के पश्चिम में। नागपाड़ ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर है। ठीक है, अरावली के मध्य भाग की एक चोटी है। ठीक है, नागपाड़ यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो होता है लूणी नदी का। और लूणी नदी जो है ये अपने पश्चिमी थार के मरुस्थल में बहती है, और ये एक मध्य अरावली का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, यानी कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल। राजस्थान को हम 4 भौगोलिक अंचल के अंतर्गत बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थार के मरुस्थल की, उसके बाद अरावली की, फिर अपने दक्षिणी पूर्वी पठार, और एक अपना जो है हल्द्वानी का पठार और पूर्वी मैदान। तो अब इसमें से, यानी कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सबसे प्राचीन है, कौन सा जो है वो सबसे प्राचीन है, तो सबसे जो प्राचीन है वो है अपने अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है ये कार्बोनी फेरस युग की है, कार्बोनी फेरस युग। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर कि अरावली पर्वतमाला जो है ये इसकी जो उत्पत्ति है वो किस युग की है, या फिर इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो कार्बोनिफेरस युग का एक भाग है, यानी कि कार्बोनिफेरस युग की है। ये राजस्थान के जो भौगोलिक अंचल है 4, उनमें से सबसे प्राचीन है अपने अरावली पर्वतमाला। अब बात करते हैं थोड़ी अरावली की। तो अरावली का जो विस्तार है वो है राजस्थान के अंदर 9.1% भूभाग पर, ये तो इसका विस्तार है। और अगर बात करें जनसंख्या की, ठीक है, तो जनसंख्या का जो निवास है वो है अपने 10%। ठीक है, अरावली का विस्तार राजस्थान के अंदर है 9.1%। उसके बाद में बात करें अगर जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है वो है 10%। 10% जनसंख्या जो है वो अरावली के अंदर निवास करती है। और फिर अगर बात करें अरावली की, तो अरावली राजस्थान को 2 बराबर भागों के अंदर बांटती है। ठीक है, अरावली जो पर्वतमाला है ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर के जरिए राजस्थान को जो है वो 2 भागों के अंदर जो है वो बांटती है। और राजस्थान को जो है वो थार के मरुस्थल से अलग करने वाला जो अपना भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान को मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करता है, तो वो करता है था अपने अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो आगे हम अरावली की बात करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे चोटियाँ हैं। ठीक है, और अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना कहना है कि थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, थार के मरुस्थल के अंतर्गत कौन सा एक जो है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीलों की बात कर रहे हैं, तो कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, पैराबोलिक। राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर ये जो पैराबोलिक है ये सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत कौन से बालू का स्तूप जो है वो सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, तो वो है कौन से, अपने पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें तो इनकी जो आकृति होती है वो होती है महिला के हेयर पिन के समान। ठीक है, महिला की जो हेयर पिन होती है उसके समान किसकी आकृति होती है, पैराबोलिक की। तो और पैराबोलिक जो है ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, यानी कि राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप है वो है पैराबोलिक। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो आकृति होती है वो होती है हेयर पिन के समान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बालू का स्तूप की जो आकृति होती है वो एक महिला के हेयर पिन के समान होती है, तो वो होती है इन पैराबोलिक बालू का स्तूप की। फिर ऑप्शन बी देखिए, तारा बालू का स्तूप, तो बिल्कुल ये ऐसे तारे के समान होते हैं। ठीक है, ऐसे तारा, ऐसे बनेगा तारा, तो ये तारे के समान होते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन सही है आपका, बरखान। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बरखान को लेकर के कि राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले, थार के मरुस्थल के अंतर्गत पाए जाने वाले चंद्राकार बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखना कि कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले चंद्राकार बालू का स्तूप को, ठीक है, चंद्राकार बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले चंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा डी। गोराउड जो है ये कोई भी बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है। गोराउड जो है ये किसी भी प्रकार का कोई बालू का स्तूप नहीं होता है। इसके अलावा अनुदेदरीय हो सकता है, ठीक है, सीप हो सकता है और अनुप्रस्थ हो सकता है, ठीक है। ये आपसे या फिर जो है वो सब्र कापी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पैराबोलिक है, तारा है, बिल्कुल है, बरकान है, बिल्कुल है, सीप, इसके अलावा जैसे सीप हो गया, इसके अलावा जैसे सब्र काफिज हो गया, सब्र काफिज, और अनुप्रस्थ हो गया, अनुदेदरीय हो गया। तो ये सभी जो हैं वो बालू का स्तूप के प्रकार हैं, ठीक है। सीप है, सब्र काफिज है, सब्र काफिज है, ठीक है, पैराबोलिक है, तारा है, बरकान है, अनुदेदरीय है, अनुप्रस्थ है। लेकिन गोराउड जो है ये कोई भी बालू का स्तूप नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो डी से होगा, गोराउड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? देखिए, थार के मरुस्थल को हम दो भागों के अंदर बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो वो क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और एक वो क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया। अब इसके अंदर थार के मरुस्थल की बात करें तो ये हो गया थार के मरुस्थल का विस्तार, ठीक है। इसके बाद में ये हो गई अरावली, ठीक है। तो अरावली जो है वो राजस्थान को दो भागों के अंदर बांटती है। एक तो होता है अपना थार का मरुस्थल और उसके बाद में एक साइड में पूर्वी मैदान। तो कौन सा ऐसा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान को पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी थार के मरुस्थल से राजस्थान को अलग करता है? तो वो करती है अरावली पर्वतमाला। फिर देखते हैं यहाँ पे कि ये अपना थार का मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल के दो भाग हैं इस प्रकार से। ये तो एक जो भाग होता है वो होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक होता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। तो बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है, युक्त, वो कितना है, और जो बालू का स्तूप मुक्त है वो कितना है, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और बना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो बालू का स्तूप मुक्त के अंतर्गत आता है और कितना परसेंट भूभाग जो है ये साथियों युक्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे युक्त की, सबसे पहले यहाँ पे बात करें युक्त की, जहाँ पर मृदुता जो है वो पाए जाते हैं, जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो वो क्षेत्र है कितना, वो क्षेत्र है 58.5%, ठीक है। ये डेटा जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहां पर रेत के टीले या फिर रेत के धोरे पाए जाते हैं वो क्षेत्र है 58.5%। उसके बाद में बात करें मुक्त की, कि जहां पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं तो वो है 48.5% भूभाग के ऊपर। और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त यानी कि जहां पर पाए जाते हैं, तो पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वो है सर्वाधिक 58.5%, और जहां पर नहीं पाए जाते हैं वो है थोड़ा कम, तो वो है 48.5%। तो इनमें से कहां पर जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है, मुक्त का मतलब जहां पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा, फलोदी और पोकरण, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। फलोदी और पोकरण जो है वो क्षेत्र जो है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सही होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने भूभाग कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर है, ठीक है। 7.1, 7.4, 9.1 या फिर 13.2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बात करें अगर अरावली पर्वतमाला की, अरावली की, तो अरावली का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर वो है 9.1% भूभाग के ऊपर, 9.1% भूभाग पर ये तो है विस्तार, ठीक है। फिर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या मैंने कहा था कि 10%, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी लंबाई की, ठीक है, अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है, तो अरावली की जो लंबाई है वो है कितनी, 692 किलोमीटर। अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। इनमें से राजस्थान के अंदर कितनी है, तो राजस्थान के अंदर है 550
किलोमीटर, ठीक है, 550 किलोमीटर ये है अपने राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अरावली के बारे में बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब राजस्थान में हम अरावली को 3 भाग के अंदर बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य की और एक दक्षिण की। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अरावली का जो विस्तार है वो 9.1% भूभाग के ऊपर है। यहाँ पे जनसंख्या का जो विस्तार है वो है 10%। फिर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, और इसका जो विस्तार है राजस्थान के अंदर वो है 550 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा 3, 9.1% भूभाग के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रेणियां, विंध्यन जहां पर भी आ जाए ध्यान रहे ये बात कर रहे हैं दक्षिण की, ठीक है। दक्षिण के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं? राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो विंध्यन कगार का हिस्सा है, विंध्यन पर्वत का हिस्सा है। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन संख्या आपका जो है वो सही होगा 1, ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आपसे सीधा आ सकता है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं, ठीक है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो ये मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार में, ये जो हैं वो हाड़ौती के पठार में। अब हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जिलों के नाम ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। इन जिलों को जो है वो हम हाड़ौती वाले जिले बोलते हैं, ठीक है। ये जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। यहाँ पे है हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार के अंदर मुकुंदरा हिल्स यानी कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो हैं वो हाड़ौती के पठार का हिस्सा है या फिर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। सबसे पहले देखिए डोरा पर्वत। डोरा पर्वत की जो हाइट है वो है 869 किलोमीटर, सॉरी मीटर आएगा, 869 मीटर। ये कहाँ पर है डोरा पर्वत? तो राजस्थान का जालोर जिला, और ये जो हैं वो अपने दक्षिणी अरावली के अंदर पाया जाने वाला एक पर्वत है, ठीक है। ये जो है वो दक्षिणी अरावली का पर्वत है। कौन सा? डोरा पर्वत। के जिले के अंदर है? जालोर जिले के अंदर है। ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अलवर पर्वत। तो अलवर के अंदर होगा अलवर, और गिरवा पर्वत। गिरवा क्या होता है कि राजस्थान के अंदर गिरवा की बात करें तो एक आती है गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गिरवा की पहाड़ियाँ जो हैं वो किस क्षेत्र के अंदर अवस्थित हैं? तो गिरवा की पहाड़ियों की बात करें या फिर गिरवा पर्वत की बात करें तो उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली, ठीक है, उदयपुर में स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ियां, उदयपुर के अंदर स्थित तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उदयपुर में स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ियां को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है गिरवा की पहाड़ियां, ठीक है, गिरवा। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उदयपुर में स्थित, ठीक है, पाई जाने वाली जो तस्री नुमा पहाड़ियाँ होती है, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जो है वो गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही होगा, मुकुंदरा हिल्स या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर है? लसाड़िया का जो पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? ऑप्शन ए देखिए जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी है गंगानगर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? लसाड़िया का पठार, ठीक है। राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक जो है वो कटा फटा पठार है, यानी कि कटा फटा पठार, या फिर इस पठार को बोलते हैं राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला एक जीर्ण शीर्ण पठार। कौन सा है? ठीक है, जीर्ण शीर्ण या फिर कटा फटा पठार जो है वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार है, ठीक है। लसाड़िया का पठार जो है वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार, पूर्व में स्थित पठार कौन सा? लसाड़िया का पठार। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है कि लसाड़िया का पठार जो है वो किस झील के पूर्व में स्थित है? तो वो जैसमंद झील के पूर्व में, लसाड़िया का जो पठार है वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। फिर हम बात करें यहाँ पे लसाड़िया के पठार की, तो ये
वर्तमान केंद्र सलूमपुर जिला, और आपसे पहले के अकॉर्डिंग ही पूछेगा तो आपको करना है उदयपुर जिला। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो 2 नंबर से होगा, यानी कि रसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, डांग लैंड जो है वो किसका भाग है? तो डांग, ठीक है, डांग की रानी कहते हैं करौली को, और डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को, ठीक है। तो ये करौली का पठार, आपका ऑप्शन जो है वो 3 नंबर से होगा, करौली का पठार, डांग लैंड जिसको बोलते हैं डांग भूमि, करौली का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर माल का पठार, ठीक है, ऊपर माल का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऊपर माल का पठार उदयपुर का बुराड़ का पठार, नागौर उच्च भूमि, या फिर चित्तौड़गढ़ पर भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, या फिर आबू खंड का पठारी भाग। कौन सा ऑप्शन से होगा कि ऊपर माल का पठार क्या है? तो ऊपर माल का जो पठार है ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है उसको बोलते हैं ऊपर माल का पठार। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा 3 नंबर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है उसको बोलते हैं ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी बताइए, ठीक है, कौन सी इनमें से चोटी ऐसी हैं जो अरावली के दक्षिणी भाग में स्थित हैं? ठीक है, ऑप्शन ए बाबाई। अगर बात करें बाबाई की, ठीक है, बाबाई जो हैं ये हैं अपने जयपुर जिले के अंदर, ठीक है, राजस्थान का जयपुर जिला। इसकी जो हाइट है वो है 780 मीटर। तो जयपुर जो है वो दक्षिण में है या फिर उत्तर में है, ठीक है। अगर हम जयपुर की लोकेशन देखें साथियों, तो जयपुर की जो लोकेशन है वो है राजस्थान के उत्तर के अंदर। तो ये जो बाबाई चोटी है ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है, न कि दक्षिणी अरावली का, ठीक है। बाबाई चोटी हाइट है 780 मीटर और राजस्थान का जिला है जयपुर जिला। उसके बाद में ऑप्शन बी के अंदर है वो यहाँ पे बेराट है, ठीक है। इस ऑप्शन को थोड़ा करेक्शन कर लें, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है बेराट। बेराट के लिए जिला भाई जयपुर जिला, बस हाइट चेंज होगी, वो होगी 704 मीटर, ठीक है। बेराट की जो हाइट है वो है 704 मीटर और जिला कौन सा है? जयपुर जिला। तो बेराट तो है ये भी उत्तरी अरावली का पार्ट है, न कि दक्षिणी अरावली का, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है डोरा। डोरा पर्वत जो है ये है जालोर जिले के अंदर, ये हमने बात कर ली, ये जालोर के अंदर है। इसकी जो हाइट है वो है 869 मीटर और ये जो है वो दक्षिणी अरावली का पार्ट है, यानी कि दक्षिणी जो अरावली है उसका हिस्सा है जालोर। और उसके बाद में डोरा पर्वत, सॉरी। फिर आता नेक्स्ट में हम बात करते हैं रघुनाथगढ़ की, ठीक है। तो रघुनाथगढ़ जो है ये है सीकर के अंदर, है। हाइट कितनी है? 1055, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो उत्तरी अरावली का एक सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर जो है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है? तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो पर्वतमाला है ये उत्तरी अरावली का एक सर्वोच्च शिखर है अपना रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के लिए जिला हो जाएगा शिखर, हाइट हो जाएगी 1055 मीटर और उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन से होगा वो होगा डी 3 नंबर, यानी कि डोरा पर्वत, राजस्थान का जालोर जिला, हाइट है 869 मीटर और दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले जो है वो आएगा अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले आना चाहिए इनमें से बड़ा शिखर, यानी कि जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, प्लस यानी कि जिनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है वो पहले, उसके बाद में घटती हुई ऊंचाई यानी कि सबसे लास्ट में माइनस जिनकी सबसे कम है, ठीक है। तो इनको आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शेर की, ठीक है। शेर यानी कि सिरोही, स से शेर और स से सिरोही। ऊंचाई हाइट कितनी है? तो शेर की जो हाइट है वो है 1597 मीटर, ठीक है। जिला कौन सा है? सिरोही जिला। तो हाइट कितनी है? 1597 मीटर। उसके बाद में रघुनाथगढ़, अभी हमने बात की 1055 मीटर, राजस्थान का सीकर जिला, और
उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? रघुनाथगढ़। ठीक है, उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा अपना? रघुनाथगढ़ है। और ओवरऑल अरावली का जो सबसे हाईएस्ट है चोटी जो है वो है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ठीक है, 5 मीटर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। तो इस प्रकार से जो टोटल लंबाई है वो है अपनी 1727 मीटर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे तारागढ़ की। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, हाइट कितनी है? 873 मीटर है, 873। उसके बाद में अचलगढ़। अचलगढ़ है सुरई के अंदर, हाइट है 1380 मीटर। अब बताइए कि सबसे हाइट सर्वाधिक किसकी है? वो सबसे पहले आएगी। औरोई के अंदर जिसकी हाइट सबसे अधिक है वो सबसे पहले, और जिसकी सबसे कम है वो सबसे बाद में। तो ऑप्शन आपका सही होगा सबसे पहले 1 नंबर पे है शेर की। ठीक है, तो शेर एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है, एक ऑप्शन 3 नंबर में आ रहा है। तो आपका 2 गलत हो जाएगा और 3 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में आना चाहिए अचलगढ़, क्योंकि 1380 है तो 2 नंबर पे अचलगढ़ आएगा। तो यहाँ पे दो देखिए, यहाँ पे रघुनाथगढ़ है तो ऑप्शन ए कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या जो है वो 3 से होगा। सबसे पहले शेर, हाइट है 1597। उसके बाद में नंबर सेकंड पे अचलगढ़ 1380 नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे रघुनाथगढ़ 1055। उसके बाद तारागढ़ 873। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी से होगा, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्खात स्थलाकृतियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? यानी कि उत्खात स्थलाकृतियाँ जो हैं वो उसके लिए जो प्रसिद्ध नदी है वो है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी। अब इसको उत्खात भूमि कह दो या फिर इसको जो है वो अवनलिका अपरदन कह दो, एक ही बात है। अवनलिका अपरदन कहें या फिर राजस्थान के अंदर उत्खात भूमि कहें या फिर इसको जो है वो बीड़ कहते हैं, उसको जो है वो डांग लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ही नाम है और इसके लिए जो प्रसिद्ध नदी है वो है अपनी चंबल नदी, इनकी चंबल रिवर। फिर इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ठीक है, तो देखिए झालावाड़ डूंगरपुर का ये कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। घग्गर बेसिन, अगर बात करें घग्गर की तो घग्गर जो नदी है ये तो है उत्तरी राजस्थान की। ठीक है, घग्गर जो है जहाँ पर इसके ऊपर जो है वो कालीबंगा सभ्यता सिविलाइजेशन स्थित है। तो ये अपने घग्गर नदी का जो विस्तार है वो तो है गंगानगर और प्लस हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो घग्गर नदी का जो विस्तार है या फिर घग्गर बेसिन जो है इनका जो विस्तार है वो 2 जिलों के अंदर है, एक तो है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिर बात करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका विस्तार। फिर इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा धौलपुर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से ऊंचाई सबसे कम है? ठीक है, थार के मरुस्थल की जो समुद्री तल से जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक कम है। उत्तरी भाग की, उत्तरी पूर्वी भाग की, दक्षिणी भाग की या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग की? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा दक्षिणी भाग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो 2 सही का दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ अवस्थित है बुराट के पठार पर, हाड़ौती के मैदान में, मध्य माई बेसिन में या फिर चंबल बेसिन में? तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे थे मुकुंदरा हिल्स की, ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात कर रहे थे, तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो हाड़ौती के पठार में हैं। और हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, एक तो कोटा, एक बूंदी, एक बारा और एक झालावाड़। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी चोटी जो है यहाँ पे चोटी है? फिर देखिए श्रृंखला दक्षिणी अरावली के अंदर है। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो एक दक्षिणी अरावली के अंतर्गत स्थित है या फिर दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है देखिए नागपाड़। अगर बात करें नागपाड़ की, ठीक है, तो नागपाड़ की हाइट हमने बात कर ली 795, राजस्थान का अजमेर जिला। और अजमेर की बात करें तो ये तो है मध्य के अंदर, तो मध्य अरावली। फिर ऑप्शन बी देखिए रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की जो हाइट है वो है 1055 मीटर, राजस्थान का सीकर जिला। ठीक है, और ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी अपनी? रघुनाथगढ़। फिर अगर बात करें तारागढ़ की, तो तारागढ़ जो है इसके लिए जो जिला है वो तो है अजमेर जिला। ठीक है, तारागढ़ के लिए जिला हो जाएगा कौन सा? अपना अजमेर जिला।
और उसके बाद में जो हाइट है वो है 873 और ये भी है मध्य की। फिर देखिए दक्षिण में आपकी आ जाएगी अचलगढ़ और जिला हो जाएगा कौन सा, सिरोही, और हाइट हो जाएगी 1380 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अचलगढ़ जो है वो 1380 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश के अंदर है। ठीक है, रामगढ़ जो है वो तो है बारां के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इस रामगढ़ के गोलाकार पहाड़ियों की, तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर है। अब आप बताइए कि 12 जिला जो है वो कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं वो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं, इनकी कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्या शेखावाटी होगा, क्या हाड़ौती होगा, छप्पन होगा, या फिर गग्गर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप एक बार जो है कमेंट करके बताएंगे कि शेखावाटी होगा, हाड़ौती होगा, छप्पन होगा, या फिर गग्गर का मैदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गग्गर का मैदान जो है वो कहाँ पर है। गग्गर नदी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से जो अपनी इसके किनारे एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और वो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता का जो विस्तार है वो है गग्गर नदी के किनारे। तो गग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो है अपना कहाँ पर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला। ठीक है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिले हैं ये साथियों कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि ये दो जिले जो हैं वो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर बात करें गग्गर की, तो गग्गर को जो है वो मृत नदी कहते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस गग्गर को जो है वो हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे गग्गर को लेकर के, और इसका जो विस्तार है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के। इसको जो है वो मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बेसिनों में से कौन सा एक जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अच्छा सुने, गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ जो प्रदेश है, ठीक है, उसके लिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन को जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो होगा सी, लूणी बेसिन। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंद्राकार बालू का स्तूप। तो ये मैंने पहले बता दिया, तो इसका आंसर आप करेंगे कमेंट करके कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीप, लुनेट, ब्रखान, या फिर सब्र कापिज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीप क्या है। ठीक है, चीप जो है वो क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अरावली पर्वत है, अनुप्रस्थ है, या फिर पैराबोलिक, ये पैराबोलिक यहाँ पे होगा। ठीक है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है। तो देखिए एक तो होता है सीप और एक होता है बरखान। ठीक है, एक तो होता है सीप और एक होता है बरखान। इसको समझिए कैसे होगा कि एक तो देखिए सबसे पहले होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं, यानी कि ऐसे बालू का स्तूप जो हवा की विपरीत दिशा के अंदर, यानी कि जैसे इस प्रकार से ये हवा चल रही है। ठीक है, और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऊबी रेखा के रूप में, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बनने वाले जो बालू का स्तूप है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इसके दो उदाहरण हैं, एक तो है बरखान और एक है पैराबोलिक। एक तो जो है वो बरखान और एक जो है वो पैराबोलिक। ये दोनों जो हैं वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे, फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं ये हवा के समानांतर बनते हैं। ठीक है, हवा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये हवा चल रही है। ठीक है, तो ये इसी के समानांतर बनेंगे। ठीक है, इसी के समानांतर, यानी कि हवा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप है उनको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, तो इसका जो एक अच्छा उदाहरण है वो है अपना कौन सा, वो है सीप। ठीक है,
तो ये जो सीप जो है ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का उदाहरण है। ठीक है, तो अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा कौन सा, अनुदैर्ध्य, यानी कि ऑप्शन संख्या 1। ठीक है, अगर इसी जगह बरखान आ जाता या फिर पैराबोलिक आ जाता, ठीक है, बरखान या फिर पैराबोलिक आपसे पूछता तो आपको करना था अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, क्योंकि पैराबोलिक के अंतर्गत बृखान और पैराबोलिक ये है अनुप्रस्थ के उदाहरण, और जबकि सीप जो है ये है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अंदर ड्यून मुक्त ट्रैक, कहने का मतलब है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, एक तो है मुक्त और एक है युक्त। मुक्त कितना है, मुक्त हैं कम और युक्त हैं ज़्यादा। तो मुक्त हैं 48.5% और युक्त कितना है, युक्त हैं 58.5%। तो एक तो है ड्यून मुक्त, यानी कि बालू का स्तूप ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वो होता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। वो कितना है, वो है 48.5%। और एक होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वो होता है 58.5%। फिर अगर बात करें क्षेत्र की, ठीक है, तो मुक्त आया है, यानी कि दो तो आपको परफेक्ट ध्यान रखना है, पोकरण और फलोदी। ठीक है, ये दो स्थान तो आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, एक तो पोकरण और एक फलोदी। अब इन चार ऑप्शन में से बताइए कि पोकरण और फलोदी कहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन ए के अंदर पोकरण फलोदी नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर पोकरण और फलोदी दोनों आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा कौन सा, डी, यानी कि बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोकरण। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मैदान की उपजाऊ क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिए, रोही, चार्स, गग्गर या फिर दया। तो जो राजस्थान के मैदानी उपजाऊ जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको कहते हैं रोही। ठीक है, मैदान के उपजाऊ क्षेत्र को रोही नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ऐसे होगा, रोही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, लूणी जवाई बेसिन। तो लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी, चंबल बेसिन उत्खात भूमि। चंबल बेसिन उत्खात भूमि या फिर इसको कहते हैं अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। ठीक है, ऑप्शन सी, माही बेसिन छप्पन का मैदान। तो ऑप्शन सी सही है, माही बेसिन छप्पन का मैदान। ठीक है, 56 गांव का समूह जो कि माही नदी द्वारा सिंचित है उसको बोलते हैं छप्पन का मैदान, और 56 गांव का समूह और ये जो है माही नदी का जो किनारा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कांठड़। तो ये भी ध्यान रखें कि माही नदी का जो किनारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं कांठड़। फिर नेक्स्ट देखिए, बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश। देखिए, बनास के अंतर्गत बांगड़ नहीं आएगा। बांगड़ प्रदेश कहाँ पर है, बांगड़ प्रदेश है शेखावाटी का एरिया। ठीक है, बांगड़ प्रदेश जो है ये शेखावाटी का हिस्सा है। तो शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो शेखावाटी में अपने सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो उसको हम बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो डी रॉन्ग है, क्योंकि बनास बेसिन जो है इसके अंतर्गत बांगड़ प्रदेश नहीं आता है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन सा जिला बांगड़ में नहीं आता है, तो बताइए कौन सा नहीं आएगा। सीकर आएगा, चूरू आएगा, झुंझुनू आएगा, लेकिन बात करें अगर राजसमंद की तो ये नहीं आएगा। ठीक है, बनास बेसिन का पार्ट है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी से होगा, राजसमंद। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पलाया झीलें होती हैं। ठीक है, यानी कि अस्थायी झीलें जिनको हम बोलते हैं वो वर्षा ऋतु में बनती हैं, तो वो कौन से जिले के अंदर है, तो वो अपनी हो जाएगी जैसलमेर जिला। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, बी, राजस्थान का जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो वही पोकरण फलोदी। ऑप्शन जो है बी से होगा, पोकरण और फलोदी। नेक्स्ट, तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी।
और मिलेंगे कल एक नई क्लास में। कल सुबह आपकी हिंदी की क्लास है, तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल शाम को जो है वापस जीके की क्लास लगेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए, धन्यवाद क्लास देखने के लिए।